हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस। इसमें हम देखेंगे कि नॉर्म स्पेसेस के अंदर सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस एंड वीक कन्वर्जेंस। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस आर कन्वर्जेंस इन नॉर्म। A sequence xn in a normed space X is said to be strongly convergent if there is an x in X such that limit n approaches to infinity, xn minus x length is 0. Strong convergence. Norm space X में कोई भी sequence xn उसे हम कहेंगे कि ये strongly converge कर रहा है to an element x in X if limit n approaches to infinity, xn minus x norm is 0. आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इज आवर यूजुअल कन्वर्जेंस इन अ नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के अंदर हम जैसे किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस लेते हैं, सेम इज द केस हियर आल्सो। दिस इज रिटन एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, और सिंपली वी राइट एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स। एक्स इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग लिमिट ऑफ एक्स एन एंड वी से दैट एक्स एन कन्वर्जेस स्ट्रॉन्गली टू एक्स। लिहाजा स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस में तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, ये जस्ट कन्वर्जेंस है सीक्वेंस की, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। अब आपने ये याद रखना है कि जब हम लिखेंगे एक्स एन कन्वर्जेस स्ट्रॉन्गली टू एक्स तो उसका मतलब ये होगा कि एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म दिस अप्रोचेस टू जीरो। नाउ दिस इज वीक कन्वर्जेंस. Now we define weak convergence. A sequence xn in a normed space X is said to be weakly convergent to an element x in X if for every f in x prime where x prime is collection of all bounded linear functionals, we have limit n approaches to infinity f of xn is equal to f of x. एक sequence xn नॉर्म स्पेस के पॉइंट x को वीकली कन्वर्ज कब करेगा? यहाँ पे आप देखें कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि xn बजाते खुद x को कन्वर्ज करे, बल्कि xn x को वीकली कन्वर्ज कब करेगा? जब हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो स्केलर्स का सीक्वेंस बनेगा f ऑफ xn, वो इस स्केलर f ऑफ x को कन्वर्ज करेगा, तो आप कहेंगे कि आपका सीक्वेंस xn x को वीकली कन्वर्ज कर रहा है। यानी वीक कन्वर्जेंस में आपके पास जरूरी नहीं है कि xn x को नॉर्म स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे, बल्कि उस xn के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ xn जो स्केलर्स का सीक्वेंस बनेगा वो f ऑफ x को अगर कन्वर्ज करता है, और ये हर f के लिए होना चाहिए। यानी ये नहीं कि बाउंडेड किसी एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहें कि xn x को वीकली कन्वर्ज कर रहा है, बल्कि अगर हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के क्रॉसपॉन्डिंग बनने वाला स्केलर्स का सीक्वेंस f xn अगर f x को कन्वर्ज करता है तो इसे हम कहेंगे ये वीक कन्वर्जेंस है। वीक कन्वर्जेंस इसलिए हम इसे कहेंगे कि xn को बजाते खुद कन्वर्ज करना चाहिए था x को। अगर वो xn खुद x को कन्वर्ज कर रहा होता तो वो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होती, लेकिन अगर xn x को कन्वर्ज नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम ऐसा जरूर है कि xn के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स के सीक्वेंस बनेंगे f ऑफ xn वो f ऑफ x को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वीक कन्वर्जेंस। कि चले xn x को कन्वर्ज नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल किसी हालत में ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हम इसे वीक कन्वर्जेंस मानेंगे। This is written as xn converges to x weakly or xn converges weakly to x. In this case, the element x is called weak limit of xn and we say that xn converges weakly to x. आप नोट करें, चाहे वो weak convergence हो चाहे strong convergence हो, दोनों सूरतों में जो आपका सीक्वेंस xn है उसके लिए आपको x में एक एलिमेंट चाहिए होता है। आपका सीक्वेंस xn x को अगर बजाते खुद कन्वर्ज कर रहा होगा नॉर्म स्पेस के अंदर तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है। अगर xn के कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर्स का सीक्वेंस f ऑफ xn वो f ऑफ x को कन्वर्ज कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे ये वीक कन्वर्जेंस है। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि xn कन्वर्जेस वीकली टू x तो उसका मतलब आपने ये याद रखना है कि फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f limit of f of xn is equal to f of x. We have a remark
Note that weak convergence means convergence of the sequence of scalars f of x n. We take these number as scalars because f is a functional, so f of x n is either real number or a complex number. In both the cases we call it scalars, and if this sequence of scalars converges to the scalar f of x for every f in x prime, we say that this is the weak convergence. यानी आप देखें कि why we call it weak convergence. We call it weak convergence because xn should converge to x itself, but xn doesn't converge to x. अगर xn खुद कन्वर्ज कर जाए x को तो ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है, लेकिन अगर xn x को कन्वर्ज करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन कम से कम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है कम से कम वो कन्वर्जेंट है, तो हम कहेंगे ये वीक कन्वर्जेंस है. Now strong convergence is usual convergence in norm. We need to discuss the properties of weak convergence. Strong convergence is a usual case in norm spaces. लिहाजा हम weak convergence की properties को देखना चाहते हैं. Let xn be a weakly convergent sequence in a norm space x. Say xn converges weakly to x. Then we have the following. आप जानते हैं कि जब आपका कोई सीक्वेंस रियल एनालिसिस में किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट हमेशा यूनिक होती है. नंबर 2, अगर एक सीक्वेंस किसी लिमिट x को कन्वर्ज करता है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी x को कन्वर्ज करता है. नंबर 3, आप जानते हैं कि इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इट इज बाउंडेड. सेम क्वेश्चन फॉर वीक कन्वर्जेंस. यही 3 बातें हम वीक कन्वर्जेंस से पूछ लेते हैं कि अगर आपका सीक्वेंस वीकली कन्वर्ज करता है तो आया कि उसकी लिमिट यूनिक होती है कि नहीं होती, क्या उसका हर सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा, क्या अगर एक सीक्वेंस वीकली कन्वर्जेंट है क्या वो बाउंडेड होगा या नहीं होगा. वी सी इन दिस लेमा वीक कन्वर्जेंस. लेट xn बी ए वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए नॉर्म स्पेस x. Say xn converges weakly to x, then we have the following. Number 1, the weak limit x of xn is unique. Same is the case as in calculus. Number 2, every subsequence of xn converges weakly to x. Same case. Number 3, the sequence xn norm is bounded. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि अगर आपका सीक्वेंस xn स्ट्रांगली कन्वर्जेड ना भी हो, जस्ट वीकली कन्वर्ज करता हो, तब भी आपकी जो लिमिट है वो यूनिक होगी, तब भी आपका हर सब सीक्वेंस भी सेम लिमिट रखेगा, तब भी आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगा. वी नीड टू प्रूव दीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वीक कन्वर्जेंस. हम इसे प्रूव करने के लिए हान-बानाग थ्योरम के क्रॉली यूज करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है, if x naught is such that f of x naught is 0 for every f in x prime, then x naught itself is 0. अगर x naught एक ऐसा वेक्टर है कि हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जब उस पर अप्लाई होता है तो वो आंसर 0 देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर इटसेल्फ 0 है. ए पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि वीक लिमिट यूनिक होती है. ऑन कंट्रेरी आप ये सपोज कर लें कि xn x को भी वीकली कन्वर्ज कर रहा है और y को भी वीकली कन्वर्ज कर रहा है, और हम प्रूव कर देंगे कि x एंड y आर सेम. दैट इज xn कन्वर्जेस वीकली टू x, आल्सो xn कन्वर्जेस वीकली टू y. अब वीक कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? xn कन्वर्जेस टू x. xn कन्वर्जेस टू x का मतलब ये है कि f of xn कन्वर्जेस टू f of x फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल. सिमिलरली xn converges to y mean f of xn converges to f of y. So from xn converges to x we have f of xn converges to f of x, and from xn converges to y we have f of xn converges to f of y for every f in x prime. अब देखें xn तो आपके पास वेक्टर्स का सीक्वेंस था और वो वीकली कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन f of xn ये आपके पास स्केलर का सीक्वेंस है, या तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है या ये सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. दोनों सूरतों में आप जानते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है. अगर सीक्वेंस रियल नंबर्स का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो तो वो हमेशा यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करता है. लिहाजा फ्रॉम यूनिकनेस ऑफ लिमिट अब आपका सीक्वेंस f of xn f of x को भी कन्वर्ज कर रहा है, f of y को भी कन्वर्ज कर रहा है. सो from the uniqueness we have f of x is same as f of y,
एंड फ्रॉम हियर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0. एफ क्योंकि आपके पास लीनियर है, सो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज 0. अब आप हान-बानाक थ्योरम के क्रॉली यूज़ करें कि अगर कोई ऐसा वेक्टर हो कि एफ ऑफ x माइनस वाई 0 फॉर एवरी f इन x प्राइम, यानी अगर कोई ऐसा वेक्टर हो जिस पे हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आपको वैल्यू 0 दे रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर बजाते खुद 0 है. सो x माइनस वाई 0 which mean x equal to y. So the weak limit x and y are same, hence the weak limit is unique. लिहाजा लिमिट अगर स्ट्रॉन्ग लिमिट होती है तब तो यूनिक होती है, अगर वो वीक लिमिट भी हो तब भी वो यूनिक होती है. Now we prove that every subsequence of xn also converges weakly to x. यानी अगर xn x को वीकली कन्वर्ज कर रहा है तो xn का हर सब सीक्वेंस भी x को वीकली कन्वर्ज करेगा. फॉर दिस लेट xn वीकली कन्वर्जेस टू x. क्या मतलब है वीक कन्वर्जेंस का? आपको याद हो गया होगा कि वीक कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ x फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f. अब अगेन आप देखें, हम फिर दोबारा से रियल और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे. वीकली कन्वर्जेंट के लिए तो हमने प्रूव करना है कि हर सब सीक्वेंस भी x को कन्वर्ज करेगा, लेकिन रियल नंबर के सीक्वेंस में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंस के बारे में तो हम जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो कन्वर्जेंट हो तो उसका हर सब सीक्वेंस भी सेम लिमिट रखता है. अब ये एफ ऑफ एक्स एन तो सीक्वेंस है स्केलर्स का, सो एफ ऑफ एक्स एन और ये एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है. सिंस एफ ऑफ एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, देयरफॉर एवरी सब सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन के ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड हैज द सेम लिमिट एफ ऑफ एक्स. व्हाट डज इट मीन? It mean f of x and k also converges to f of x. अब अगर आप ज़रा नज़र दौड़ाएं वीक कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को और यहाँ से देखें कि कौन सा सीक्वेंस वीकली कन्वर्ज कर रहा है x को, तो आपको पता चलेगा कि x and k converges weakly to x. Thus every subsequence x and k also converges to x. लिहाजा हमारी ये प्रॉपर्टी भी वही रियल और कैलकुलस वाली यहाँ पे भी होल्ड करती है कि इफ़ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस वीकली देन एवरी सब सीक्वेंस आल्सो वीकली कन्वर्जेंट टू एक्स. अब हम प्रूव करेंगे जैसे हम रियल एनालिसिस में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रूव करते हैं कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो बाउंडेड होता है. अब हम प्रूव करेंगे कि अगर एक्स एन कन्वर्जेंट ना भी हो, जस्ट वीकली कन्वर्जेंट हो, तब भी सीक्वेंस एक्स एन नॉर्म जो है ये बाउंडेड होता है. अब आप इसका प्रूफ देखें. गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये है कि एक्स एन इज वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू एक्स, यानी एक्स एन इज वीकली कन्वर्जेंट टू एक्स. क्या मतलब है वीकली कन्वर्जेंट का? वीकली कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि एक्स एन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर का सीक्वेंस बनेगा एफ ऑफ एक्स एन वो कन्वर्जेंट है, और वो या तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा या सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. दोनों केसेस में अगर ये सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब ये है कि ये बाउंडेड है. अगर ये बाउंडेड है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर सी एफ डिपेंडिंग ऑन एफ. क्योंकि आप देखें आपके पास यहाँ पे बहुत सारे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल पड़े हैं. हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगा एफ ऑफ एक्स एन. वो सीक्वेंस आपका एफ पे डिपेंड करेगा. एफ चेंज कर दें तो वो सीक्वेंस चेंज हो सकता है. लिहाजा उस सीक्वेंस के जो बाउंड्स हैं वो भी एफ पे डिपेंड करते हैं. सो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर सी एफ डिपेंडिंग ऑन एफ सच दैट f of x n mod is less equal to cf, where cf is a positive real number, and this is the definition of a bounded sequence. So for every f in x prime, f of x n is bounded above by constant cf. अब आप ये इनइक्वालिटी याद रखें कि f of x n mod is less equal to cf. ऑन द अदर एंड हमें एक्स एन नॉर्म चाहिए. बाजू का हम डायरेक्टली इसको नहीं प्रूव कर पाते तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट यूज करना होता है. अब मैं आपको हिंट देता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं. रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेसेस में आपने देखा था कि जी एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म. उसे ज़हन में रखें ज़रा आप. यूजिंग द कैनोनिकल मैपिंग सी फ्रॉम एक्स टू एक्स डबल प्राइम विच इज डिफाइंड एज सी एक्स इक्वल टू जी सब एक्स, वी कैन डिफाइन ए सीक्वेंस जी एक्स एन or simply gn
in x double prime by gxnf will be f of xn. We already know that हर xn के corresponding एक bounded linear functional gxn होगा, जो f पे अप्लाई कैसे होगा, gxnf is equal to f of xn for every bounded linear functional f. Further आप ये भी जानते हैं, now for all n gxnf, जिसे आपने सिंपली gnf लिखा है, दिस इज एक्चुअली f of xn, और f of xn क्योंकि बाउंडेड है, सो दिस इज लेस इक्वल टू cf. लिहाजा ये जो सीक्वेंस बनेगा gxnf, दिस इज लेस इक्वल टू cf. व्हाट इज दिस? दिस इज पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस, यानी जो सीक्वेंस है gxn बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का, ये पॉइंट वाइज बाउंडेड है, क्योंकि ये इसकी बाउंडेडनेस f पे डिपेंड करती है. आप ये f यहाँ पे चेंज कर दें तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है. सो दिस इज द पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस. अब आप सोचें ज़रा, पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस को अगर आपने यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस में चेंज करना हो तो आपके पास एक थ्योरम है, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम. उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट टी एन बी ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम ए बार्नाक स्पेस टू ए नॉर्म स्पेस, देन पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस इंप्लाइज यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस. लिहाजा इसकी शर्त सिर्फ एक ही है कि आपका वो जो बाउंडेड ऑपरेटर्स का सीक्वेंस है वो किसी बार्नाक स्पेस पे अप्लाई होना चाहिए, उसकी डोमेन एक बार्नाक स्पेस होना चाहिए. अब आप देखें जो जी एक्स एन है, ये इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है एक्स प्राइम, और एक्स प्राइम इज ऑलवेज बार्नाक स्पेस, यानी ड्यूल स्पेस इज ऑलवेज बार्नाक स्पेस. सो वी कैन अप्लाई यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम, और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम ये कहता है कि ये जो हमारे पास पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस है, बिकॉज डोमेन इज बार्नाक स्पेस, दिस इंप्लाइज यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस. यानी पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस का मतलब ये है कि ये बाउंडेडनेस, यानी ये जो आपका स्केलर है ये एफ पे डिपेंड करता है. और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस का क्या मतलब होगा कि ये जो ऑपरेटर का सीक्वेंस है जी एन नॉर्म, ये इटसेल्फ बाउंडेड है. सो वी हैव जी एन नॉर्म इज बाउंडेड, एंड वी नो दैट व्हाट इज जी एन नॉर्म. जी एन नॉर्म आप जानते हैं कि एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आपको जी मिलता है, उसकी लेंथ वही होती है जो एक्स की लेंथ होती है. सो जी एन नॉर्म इज इक्वल टू एक्स एन नॉर्म, और अगर जी एन नॉर्म बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि एक्स एन नॉर्म भी बाउंडेड है, हेंस एक्स एन इज बाउंडेड. Now we have a very important question. Why we do not discuss weak and strong convergence in calculus? Calculus में क्यों नहीं हम weak और strong convergence discuss करते? इसका आंसर आपको next theorem में मिलेगा. This is actually the relationship between strong and weak convergence. Let xn be a sequence in a normed space X, then strong convergence implies weak convergence with the same limit. यानी अगर आपके पास कोई सीक्वेंस स्ट्रांगली कन्वर्जेंट है तो वो वीकली कन्वर्जेंट भी होगा. सेकेंड पॉइंट इज द कन्वर्स ऑफ ए इज नॉट ट्रू इन जनरल, यानी वीक कन्वर्जेंस मे और मे नॉट इम्प्लाइज टू स्ट्रांग कन्वर्जेंस. ए पार्ट आपको बताता है कि स्ट्रांग कन्वर्जेंस इम्प्लाइज वीक कन्वर्जेंस, बी पार्ट आपको बताता है कि वीक कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाइज स्ट्रांग कन्वर्जेंस. तो क्वेश्चन ज़हन में पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर वो फुलफिल हो तो फिर इसका कन्वर्स ट्रू है. सो वन कंडीशन इज इफ द डायमेंशन ऑफ स्पेस इज फाइनाइट. अगर आपके पास स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल की हो, देन वीक कन्वर्जेंस इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. फिर से सुन लें, एक तो आपने प्रूव करना है कि अगर सीक्वेंस स्ट्रांगली कन्वर्जेंट होगा तो वो वीकली कन्वर्जेंट भी होगा. दूसरा आपने प्रूव करना है कि वीकली कन्वर्जेंट डज नॉट इम्प्लाई स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस, आपको काउंटर एग्जाम्पल देनी पड़ेगी. तीसरा आपने प्रूव करना है कि अगर आपके पास स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होएगी तो फिर इसका कन्वर्स होल्ड करेगा, यानी फिर वीक कन्वर्जेंस भी इम्प्लाई करेगी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस को. ए पार्ट, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इम्प्लाइज वीक कन्वर्जेंस विद द सेम लिमिट. लेट xn be a sequence which converges strongly to x. xn converges to x means xn minus x norm converges to 0. स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस का मतलब है नॉर्म के अंदर xn x को कन्वर्ज कर रहा है. अब आपने प्रूव करना है वीक कन्वर्जेंस. वीक कन्वर्जेंस के लिए आपको एक आर्बिट्रेरी f चाहिए x प्राइम में से, एंड यू कंसिडर दैट f of xn माइनस f of x. और अगर ये 0 को कन्वर्ज कर गया तो आप कहेंगे कि f of xn कन्वर्जेस टू f of x.
and then xn will be convergent to x weakly. So f of xn minus f of x, this is equal to f आपके पास लीनियर है, so this is f of xn minus x. अब आप यूज करें कि f आपके पास बाउंडेड है, so this is less equal to the length of f into the length of xn minus x norm, and when we apply the limit n approaches to infinity, xn minus x will approach to 0, so the right hand side will approach to 0 as n approaches to infinity. Hence f of xn minus f of x approaches to 0, which means that f of xn approaches to f of x. This shows that f of xn is convergent and it converges to f of x for every bounded linear functional f. Therefore, this is the definition of xn converges weakly to x. लिहाजा strong convergence implies weak convergence with the same limits. अब हम प्रूव करेंगे कि in general weak convergence does not imply strong convergence. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let En be an orthonormal sequence in a Hilbert space H. हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है? हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है. आमतौर पे हम हिल्बर्ट स्पेस इसलिए लेते हैं कि हम रीज लेमा या रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाना चाहते हैं. ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर आप E1 का इनर प्रोडक्ट लें E1 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 1. अगर आप E1 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं E2 के साथ या E3 के साथ या E1 के अलावा किसी के साथ भी तो आपके पास आंसर आएगा 0. यानी अगर EI और EJ में I और J सेम होगा अगर तो आंसर आपके पास आएगा 1. अगर EI EJ यानी अगर सेम का आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 आएगा, अगर डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा. दिस इज द ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस. Okay, now we consider arbitrary bounded linear functional. अब हिल्बर्ट स्पेसेस में आपको पता है कि रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ये कहता है कि हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के करस्पॉन्डिंग आपको एक वेक्टर z ऐसा मिल जाएगा कि f की x पे वही वैल्यू होगी जो x और z का इनर प्रोडक्ट होगा. यानी आप हर f के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर z ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि f of x is same as the inner product of x with z. इसका मतलब ये है कि f of x is equal to xz for every x in x. अब ज़रा आप x की जगह यहाँ पे en वेक्टर ले ले तो ये बन जाएगा f of en is equal to en inner product with z. इसे अब आप याद रख लें कि f of en ये है. अप्लाई करें बेसल्स इनइक्वालिटी. बेसल इनइक्वालिटी ये है कि let en be an orthonormal sequence in an inner product space, then for every vector z in x, series En inner product with z square is less equal to the length of z square. अब ज़रा आप इसे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे En z इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर है. राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये समेशन और En गायब हो गया, जस्ट ये z वेक्टर रह गया. इसे अब यहाँ पे आप यूज़ करें. Now by using Bessel inequality we have, this is the Bessel inequality, summation En z square, this is less equal to length of z square. अब ये आपको बताती है कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है. क्यों कन्वर्जेंट है? बिकॉज दिस इज लेस इक्वल टू सम कांस्टेंट c. This is constant. Length of z square is constant. Because z is fixed, this is constant. You can also use basic comparison test. If the greater series is convergent, because this is constant, then the series on the left hand side is also convergent. So this series is convergent. अब ये series convergent है. यहाँ ज़रा आप अपना रियल एनालिसिस यूज़ करें. अगर कोई सीरीज an कन्वर्जेंट होती है तो फिर an की लिमिट हमेशा 0 होती है. So the sequence an of its terms must approach 0 as n approaches to infinity. लिहाजा an की लिमिट 0 हो जाएगी. अब an आपके पास ये है और अगर स्क्वायर के साथ इसकी लिमिट 0 है तो इसका मतलब है कि en इनर प्रोडक्ट z, this converges to 0. and what is this? रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के मुताबिक En inner product with z is actually f of En. So f of En converges to 0.
और ज़ीरो को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो बिकॉज एफ इज़ लीनियर एंड लीनियर ऑपरेटर अप्लाई ऑन ज़ीरो गिव ज़ीरो. सो एफ ऑफ ई एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ई वेयर एफ इज़ आर्बिट्रेरी. सो दिस होल्ड्स फॉर एवरी एफ. और अब अगर आप देखें व्हाट इज़ वीक कन्वर्जेंस, अगर एफ ऑफ ई एन एफ ऑफ ज़ीरो को कन्वर्ज करता है हर एफ के लिए, तो फिर कौन सा सीक्वेंस वीकली कन्वर्जेंट होगा? द सीक्वेंस ई एन कन्वर्जेस वीकली टू ज़ीरो. सो द सीक्वेंस ई एन कन्वर्जेस वीकली टू ज़ीरो. लिहाजा आपने ये जो सीक्वेंस उठाया था ई एन, जो कि कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस था हिल्बर्ट स्पेसेस के अंदर, ये आपने प्रूव कर दिया है कि दिस सीक्वेंस इज़ वीकली कन्वर्जेंट टू ज़ीरो. अब हम प्रूव कर देंगे कि ये सीक्वेंस स्ट्रांगली कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वीक कन्वर्जेंस डज नॉट इंप्लाई स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. अब आप स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस के लिए देखें ज़रा. हाउएवर ई एन डज नॉट कन्वर्ज स्ट्रांगली बिकॉज इफ यू कंसिडर ई एम माइनस ई एन नॉर्म स्क्वायर, आप जानते हैं कि x नॉर्म स्क्वायर इज एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x. So em minus en norm square is equal to the inner product of em minus n with em minus n. इसे आप सॉल्व कर लें तो ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगा. em का इनर प्रोडक्ट लेंगे em के साथ माइनस em इनर प्रोडक्ट विद en माइनस en इनर प्रोडक्ट विद em माइनस माइनस प्लस en इनर प्रोडक्ट विद en. अच्छा, अब em इनर प्रोडक्ट विद em इज em नॉर्म स्क्वायर, और ये देखें अब ये m और n डिफरेंट है तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा. इसी तरह em भी ज़ीरो हो जाएगा. ये en नॉर्म स्क्वायर अब क्यों हो जाएगा? अब क्योंकि en ऑर्थोनॉर्मल है लिहाजा em नॉर्म इज़ 1. सो दिस इज़ 1, this is also 1, 1 plus 1 is 2. So for every distinct m and n, em minus en norm square is always equal to 2. अब ज़रा सोचें, क्या ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस हो सकता है? जबकि कॉशी सीक्वेंस की ये रिक्वायरमेंट है कि किसी एक स्टेज पे जाके सीक्वेंस की टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा. जबकि ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ई एम माइनस ई एन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा स्क्वायर रूट 2 रहेगा. लिहाजा ये सीक्वेंस कभी कॉशी सीक्वेंस नहीं हो सकता. अगर ये कॉशी नहीं हो सकता तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं हो सकता बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट इज़ कॉशी. अच्छा, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस x के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है. सो दिस इज़ नॉट स्ट्रांगली कन्वर्जेंट. लिहाजा आपको एक एग्जांपल ऐसी मिल गई है जो वीकली कन्वर्जेंट है लेकिन स्ट्रांगली कन्वर्जेंट नहीं है. सो ए वीक कन्वर्जेंस इन जनरल डज नॉट इंप्लाई स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. अब हम प्रूव करते हैं कि अगर x फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगी तो फिर एवरी वीक कन्वर्जेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. यानी अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगी तो फिर स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑलरेडी इंप्लाइज वीक कन्वर्जेंस. वी नीड टू प्रूव ओनली दैट वीक कन्वर्जेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. गिवन क्या है? हमें दो चीज़ें गिवन है. एक ये गिवन है कि एक्स एन वीकली कन्वर्ज कर रहा है एक्स को. दूसरा ये गिवन है कि एक्स की डायमेंशन फाइनाइट है. अब अगर E1, E2, E3, E के ये बेसिस हैं x की, तो इसका मतलब है कि आप xn को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं और वो कम्बिनेशन यूनिक होगा. लिहाजा xn इज इक्वल टू अल्फ़ा 1n E1 प्लस अल्फ़ा 2n E2 प्लस अप टू सोन प्लस अल्फ़ा kn E के. अब ये n क्यों लिखा हमने? क्योंकि जब यहाँ पे x1 होगा तो ये n1 आ जाएगा. जब यहाँ पे n2 होगा तो x2 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा. जब ये x3 होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. लिहाजा सीक्वेंस की हर टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये हम nth टर्म को हमने लिख के दिखाया. इसी तरह x भी एलिमेंट है x का, सो x इज ऑल्सो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस वेक्टर. लेट x इक्वल टू अल्फ़ा 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 प्लस अप टू सोन प्लस अल्फ़ा k E के. अब हमने फर्ज किया है कि एक्स एन वीकली कन्वर्जेंट टू एक्स. क्या मतलब है वीक कन्वर्जेंस का? कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एफ इन एक्स प्राइम. अब आप जानते हैं कि एक्स अगर फाइनाइट डायमेंशनल हो तो एक्स प्राइम की डायमेंशन भी वही होती है जो एक्स की डायमेंशन हो. और आप ये भी जानते हैं कि एक्स प्राइम की बेसिस होगी f1, f2, f3, fk. जबकि ये किस तरह के फंक्शन होंगे ये भी वो आप याद रखें. क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन याद रखें. ये इस किस्म के फंक्शन होंगे कि अगर एफ जे
ई जे पे अप्लाई होता है तो आंसर 1 होएगा। अगर एफ जे ई एम पे अप्लाई होता है यानी जे और एम अगर डिफरेंट होते हैं तो आंसर 0 होता है। तो ये फंक्शन आपके इस किस्म के हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे F1 जब E1 पे अप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा, F1 जब E2 पे या E3 पे या बाकियों पे अप्लाई होगा तो वो आंसर आपको 0 देगा। तो ये इन फंक्शंस की डेफिनेशन है। इसे यूज़ करते हुए अब आप एक फंक्शन लें एफ जे, अप्लाई करें एक्स एन पे। आप एफ जे को एक्स एन पे अप्लाई करें तो एफ जे जब E1 पे अप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, E2 पे अप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ई जे पे जाके नॉन ज़ीरो होगा। जब ई जे होगा तो साथ क्या होगा, साथ अल्फ़ा जे एन होगा। लिहाजा एफ जे जब एक्स एन पे अप्लाई होगा तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, जस्ट आपके पास अल्फ़ा जे रह जाएगा। इसी तरह एफ जे जब एक्स पे अप्लाई होगा तो बाकी तमाम टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास अल्फ़ा जे रह जाएगा। लिहाजा एफ जे जब एक्स एन पे अप्लाई किया तो आपके पास अल्फ़ा जे एन रह गया, और एफ जे जब एक्स पे अप्लाई किया तो आपके पास सिंपली अल्फ़ा जे आ गया। अच्छा, अब आप दोबारा रिकॉल करें कि एक्स एन तो वीकली कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, इसका मतलब यह है कि एफ जे एक्स एन एफ जे एक्स को कन्वर्ज करेगा। सो फ्रॉम वीक कन्वर्जेंस एफ जे एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ जे एक्स। अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो एफ जे एक्स एन अल्फ़ा जे एन है और एफ जे एक्स ये अल्फ़ा जे है। सो अल्फ़ा जे एन कन्वर्जेस टू अल्फ़ा जे फॉर एवरी जे। अच्छा, अब इसे ज़रा याद रख लें कि अल्फ़ा जे एन कन्वर्जेस टू अल्फ़ा जे। अब अपने असल टारगेट पे आ जाएं कि फाइनाइट डायमेंशनल केस में आपने प्रूव करना है कि एक्स एन एक्स को स्ट्रांगली कन्वर्ज कर रहा है। सो कंसिडर द लेंथ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। इनकी आप वैल्यूज पुट कर दें। एक्स एन इज़ लीनियर कम्बिनेशन अल्फ़ा जे एन ई जे, एक्स इज़ लीनियर कम्बिनेशन अल्फ़ा जे ई जे। आप यहाँ से सम और ई जे को आप कॉमन ले सकते हैं तो ये आपके पास अल्फ़ा जी एन माइनस अल्फ़ा जे रह जाएगा। नाउ रिकॉल दैट अल्फ़ा जे एन कन्वर्जेस टू अल्फ़ा जे। इसका मतलब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा जे एन माइनस अल्फ़ा जे विल बी 0, and if this is 0 it means right hand side approaches to 0, which means that xn minus x norm approaches to 0, and this implies that, and this shows that xn converges strongly to x. So in case of finite dimensional spaces there is no difference between strong convergence and weak convergence, because strong convergence already implies weak convergence, and in this case weak convergence also implies strong convergence. अब आप इस काबिल हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें दैट व्हाई वी डू नॉट डिस्कस वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इन कैलकुलस, बिकॉज इन कैलकुलस वी डील विद द नॉर्म स्पेस ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर? Dimension of R is 1, that is dimension of R is finite, and in finite dimensional cases weak convergence and strong convergence are same, so we do not need to discuss them separately. This is the reason that we do not discuss weak and strong convergence in calculus, because in calculus we deal with finite dimensional spaces. Next we have a definition of a total set. A set M is said to be a total set in a norm scale. A set M is said to be a total set in a norm space X if this condition holds. If span of M is dense in X, that is M is called total set. If closure of span of M is equal to the whole space X, then we say that M is a total subset in X. Now we have very important result. In a normed space X, we have Xn converges weakly to X if and only if. Number 1, the sequence Xn is bounded. Number 2, for every element f of a total subset M of X prime, we have f of Xn converges to f of X. एक साइड तो बहुत ट्रिवियल है। अगर आप सपोज कर लें कि एक्स एन वीकली कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो वो बाउंडेड होता है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, एंड ऑल्सो बाय डेफिनेशन इफ एक्स एन कन्वर्जेस वीकली टू एक्स, देन फॉर एवरी एफ, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स. If this holds for every f, so it also holds for this f which is in M.
अगर ये हर f के लिए ट्रू है तो ये m के एलिमेंट f के लिए भी ट्रू है, f of xn कन्वर्जेस टू f of x, सो देयर इज नथिंग टू प्रूव फ्रॉम दिस साइड कि अगर xn वीकली कन्वर्जेंट है x के तो xn बाउंडेड भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं और f of xn कन्वर्ज भी करता है f of x को, दिस इज बाय डेफिनेशन. सो इम्पोर्टेंट इज टू प्रूव इट्स कन्वर्सली. बेसिकली इसकी इस रिजल्ट की खूबसूरती ये है कि आपने ये पढ़ा है कि अगर एक्स एन एक्स को वीकली कन्वर्ज कर रहा हो तो फिर एक्स एन हमेशा बाउंडेड होता है. बेसिकली क्वेश्चन ये यहाँ बनता है कि अगर एक्स एन बाउंडेड हो तो क्या एक्स एन वीकली कन्वर्ज करेगा एक्स को? आंसर इज नो. ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस अगर वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी हो, लेकिन ये एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हो तो फिर वो वीकली कन्वर्जेंट है. आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि एक्स एन एक्स को वीकली कन्वर्ज करता है अगर हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करे. यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सिर्फ वो यहाँ दिया हुआ है कि अगर हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के बजाय आप सिर्फ m का एलिमेंट ले लें f और उसके लिए f ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करे और साथ ये एडिशनल कंडीशन लगा लें कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है, तो फिर उस केस में भी एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर जाएगा. यानी खाली बाउंडेडनेस से तो कन्वर्जेंट प्रूव नहीं होती, लेकिन अगर ये एडिशनल कंडीशन आ जाए तो फिर आपका एक्स एन वीकली कन्वर्ज हो जाएगा एक्स को. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वीकली कन्वर्ट सपोज करते हैं तो बाउंडेडनेस तो आप पहले प्रूव कर चुके हैं और बी बाय डेफिनेशन है, सो वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव इट्स कन्वर्स. सपोज दैट ए एंड बी बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड वी हैव टू प्रूव दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स वीकली. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक आर्बिट्रेरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल लेना पड़ेगा f और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू f ऑफ x व्हेनेवर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वीक कन्वर्जेंस. अच्छा, अब आपको जो गिवन है हम उधर से स्टार्ट करते हैं. गिवन ये है कि सीक्वेंस हमारा है बाउंडेड. अब आप सीक्वेंस की बाउंडेडनेस यूज करें. पहले आप ये देखें कि ये जो वेक्टर आपका x है इसकी लेंथ आपके पास फाइनाइट रियल नंबर होगी. सपोज इट्स लेंथ इज लेस इक्वल टू c. अब आप उसी c को यूज करते हुए आप देखें एक्स एन क्योंकि बाउंडेड है लिहाजा एक्स एन का कोई ना कोई अपर बाउंड होगा. आप इस c को इतना लार्ज रख लें कि एक्स एन नॉर्म इज लेस इक्वल टू c. c इसके लिए अपर बाउंड बन जाएगा. सो दैट लेंथ ऑफ एक्स एन इज लेस इक्वल टू c, आल्सो लेंथ ऑफ x इज लेस इक्वल टू c. नाउ अब क्योंकि m टोटल सेट है, टोटल सेट का मतलब ये है कि स्पैन m का जो क्लोजर है वो x प्राइम के बराबर है, यानी स्पैनिंग सेट ऑफ m इज डेंस इन x प्राइम. अब आप डेंस की डेफिनेशन अगर यूज करें तो डेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर एवरी f इन x प्राइम देयर इज अ सीक्वेंस इन स्पैनिंग सेट ऑफ m विच कन्वर्जेस टू f. दैट इज for every f in x prime there is a sequence fj in spanning set of m such that fj converges to f. अब आप जरा इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें कन्वर्जेंस की कि fj converges to f का क्या मतलब है. for every epsilon greater than 0 we can find a positive integer n such that fj minus f length is less than epsilon over 3c. 3c हमने क्यों यहाँ यूज किया ये आप आगे देखेंगे कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज आप जहाँ पे जस्ट लेस देन एप्सिलॉन भी ले सकते हैं. ओके, ये तो हो गया कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ. साथ ही हमें ये भी दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एम. और आप देख लें ये जो एफ जे हैं ये स्पैनिंग सेट ऑफ एम में पड़े हैं, लिहाजा एफ जे जो है ये भी इसके लिए भी ये कंडीशन बी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एफ जे एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ जे एक्स. अब इस कन्वर्जेंस पे अगर आप डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एफ जे एक्स एन माइनस एफ जे एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. अब यहाँ हमने सी यूज़ नहीं किया, आप नेक्स्ट स्टेप में उसकी वजह आप देख सकते हैं. अब हम अपने असल टारगेट पे आ जाते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन को आपने प्रूव करना है कि वो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करता है. सो कंसिडर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स. इसमें आप अपनी इनइक्वालिटीज़ जो आपके पास दो हैं इन्हें यूज़ करने के लिए एफ ऑफ एक्स एन में आप ये माइनस कर दें माइनस एफ जे एक्स एन तो आप प्लस भी करेंगे एफ जे एक्स एन. इसी तरह लास्ट इनइक्वालिटी ये यूज़ करनी है आपने, आप साथ एफ जे एक्स माइनस कर दें और प्लस कर दें एफ जे एक्स. तो ये आप दो टर्म्स आपने प्लस माइनस की. जब आप नॉर्म को सेपरेट करेंगे
जब आप मॉड को सेपरेट करेंगे तो यहाँ आपके पास लेस इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ जे एक्स एन, आप एक्स एन को बाहर लिख सकते हैं तो ये एफ माइनस जे रह जाएगा। एफ माइनस जे क्योंकि बाउंडेड है, सो दिस इज लेस इक्वल टू एफ माइनस एफ जे लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ एक्स एन, प्लस ये इनइक्वालिटी आप यहाँ पे यूज कर लें, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 एंड अगेन हियर अगर आप x को बाहर लिख लें तो एफ जे माइनस एफ ऑफ एक्स एफ जे माइनस एफ क्योंकि बाउंडेड है, सो दिस इज लेस इक्वल टू एफ जे माइनस एफ लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप नॉर्म की इनइक्वालिटी यूज करें 3 एप्सिलॉन बाय 3c, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 3 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स एन, क्योंकि एक्स एन बाउंडेड है आपने लिया एक्स एन नॉर्म इज लेस इक्वल टू c, तो ये c यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये वजह थी कि यहाँ हमने c लिया था 3 के साथ। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी x नॉर्म भी आपने लेस इक्वल टू c लिया हुआ है, सो x नॉर्म लेस इक्वल टू c, ये c भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3। जब आप ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब ये वजह है कि यहाँ आपने एप्सिलॉन के बजाय एप्सिलॉन बाय 3 लिया था, सो f ऑफ एक्स एन माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, विच मीन दैट f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू f ऑफ x and because f belongs to x prime was arbitrary, और अगर f of x n f of x को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x n converges weakly to x. This is the proof. In the end we discuss an example of weak convergence in Hilbert spaces. This is very special case. आप जानते हैं कि x n converges weakly to x if and only if f of x n converges to f of x. Consider this one. Let H be a Hilbert space. By definition, xn converges weakly to x if and only if f of xn converges to f of x for every f in H prime. यानी xn वीकली कन्वर्जेंट है x को, इसका मतलब ये है कि f of xn f of x को कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f। अब आप दोबारा देखें, हिल्बर्ट स्पेसेस के अंदर आपके पास हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के करस्पॉन्डिंग एक आपको वेक्टर z मिल जाता है, सच दैट f ऑफ x को आप x z का इनर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। इसे अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखें f ऑफ एक्स एन को आप एक्स एन और z का इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह आप f ऑफ x को f और z का इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सो f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू f ऑफ x if and only if x and z converges to the inner product xz. So this is very special case of weak convergence in Hilbert spaces. Hence the result is in a Hilbert space xn converges weakly to x if and only if the inner product xnz converges to the inner product of xz for all z in the space due to a celebrated result by Rees. So this is the end of our lecture. All these things are basic concepts about strong and weak convergence. Now you can discuss many things. Thank you very much.